चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, साउंड, यानी चैप्टर नंबर, मैं देख लूँ एक बार, शायद 13 है, ठीक है। साउंड में हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ रखा है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आंसर बताइए। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है जल्दी जल्दी आगे पीछे मोशन होना, या ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन का एक और नाम होता है ऑसिलेशन। क्या नाम होता है? ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि खाली क्लास है तो उसमें गूंज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए धीरे बोलेंगे। तो साउंड का प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। साउंड के प्रोपेगेशन में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। आप कॉपी उठा के देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड कैसे चलती है। तो उसमें हमने आपको बताया होगा कि कोई एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट लीजिए, फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको वाइब्रेट कीजिए, इसकी जो आर्म्स हैं वो आगे पीछे जाएंगी, वाइब्रेट करेगी। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो बार बार आगे पीछे जाती है, और जब भी वो आगे जाती है तो वो धक्का मारती है एयर के पार्टिकल्स को, फिर पीछे जाके फिर धक्का मारती है, फिर पीछे जाके फिर धक्का मारती है। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया? बार बार एयर को धक्का मारना, धक्का मारना, धक्का मारना, धक्का मारना। इससे क्या होता है कि एयर के पार्टिकल्स आगे की तरफ धक्का मिलता है उन्हें, तो वो आगे दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं, फिर वो दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं, फिर वो आगे दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं। आपको हमारी बातें याद आने लगी होंगी अब, है ना। और फाइनली जो कोलिजन है, जो टक्कर है, वो ट्रांसफ़र होती है। यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स को टक्कर मारी थी और वो टक्कर ट्रांसफ़र हो रही है एक दूसरे से टकराते टकराते, फाइनली हमारे कान के अंदर जो हवा है वो हवा हमारे ड्रम पे जाके टकराती है, ईयर ड्रम पे जाके टकराती है। इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद हमने साउंड की स्पीड के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि साउंड जो है वो एयर में सबसे धीरे चलती है ना। लिक्विड मीडियम में थोड़ा तेज चलती है और सॉलिड मीडियम में साउंड सबसे तेज चलती है। अब ये तो बात रही कि याद करने वाली बात कि साहब गैस में धीरे चलती है, लिक्विड में थोड़ा तेज और सॉलिड में बहुत तेज साउंड। लेकिन इसका कारण भी है, हमने कारण भी आपको बताया था कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका ईयर है, ठीक है, ये आपका कान है, तो पार्टिकल्स दूर दूर है, और मान लीजिए इसने इस पार्टिकल को धक्का मारा तो ये पार्टिकल जाके इससे टकराएगा, ये पार्टिकल जाके इससे टकराएगा, ये पार्टिकल जाके इससे टकराएगा, और ये इससे टकराएगा। क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो जो टक्कर ट्रांसफ़र हो रही है, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको कोलाइड किया, तो कोलिजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगेगा कि नहीं टाइम? जब कोई चीज़ दूर दूर होगी तो टकराने में टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ जो डिस्टरबेंस हुआ है, यहाँ जो टक्कर ट्यूनिंग फॉर्क ने, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसने धक्का मारा है, वो धक्का यहाँ का यहाँ पहुँचता तो है लेकिन काफ़ी टाइम बाद पहुँचता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो टक्कर लगने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। यही कारण है कि साउंड धीरे पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कान तक पहुँचने में, वाइब्रेशंस को, कोलिजन्स को, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो धक्के जो है वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होके एकदम जो हमारा ईयर ड्रम है वहाँ तक धक्का पहुँच जाता है। सॉलिड में तो पार्टिकल्स बच्चों बहुत 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 पास होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स। तो जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क टकराएगी, कोलिजन तुरंत वहाँ तक पहुँचेगा। पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे तो इसने उसको धक्का मारा, उसने उसको मारा, उसको मारा धक्का, तो बहुत जल्दी जल्दी धक्का वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि सॉलिड में साउंड तेज क्यों चलती है, बहुत जल्दी धक्के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो बहुत जल्दी आपस में टकरा के वहाँ तक ईयर ड्रम तक पहुँच जाते हैं, कोलिजन को पहुँचा देते हैं। एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो टकराने में टाइम लगता है, और
टाइम लगता है तो फिर देर में पहुंचती है आवाज़, देर में ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है ना। इसने उसको धक्का मारा और थोड़ी देर बाद जाके ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, जबकि यहाँ लिक्विड भरा होता तो तुरंत वाइब्रेट करने लगता और सॉलिड होता तो बहुत जल्दी वाइब्रेट करता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके, थोड़ा पीछे से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इतना गैप हो गया है, कुछ मजबूरियाँ रही हैं, तो वो दोबारा से आपको ध्यान आ जाए कि हमने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें क्लासेस को, है ना। 2-3 दिन ये क्लास ऐसी चलेंगी 22 तारीख तक। ऐसे ही हम वीडियोज़ के ज़रिए आप तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। उसके बाद क्लासेस रीओपन हो जाएंगी दोबारा से आपके ही टाइम पर। ठीक है, हाँ। सिलेबस की आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, बहुत छोटा सिलेबस होता है 8th क्लास का। जितनी मर्जी चाहे उतना धीरे चले फिर भी कंप्लीट हो जाएगा, और आराम से कंप्लीट करने का मतलब ही अलग है। ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, चाहेंगे तो 2 बार भी रिवीजन हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं। 13वें चैप्टर पे आ गए हैं, मतलब हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। समस्या तब होती है स्कूल वालों के साथ हम लोग मैच नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो कुछ पीछे का करा देते हैं चैप्टर, फिर एक आगे का करा देते हैं, फिर एक बीच से उठा लेते हैं, तो इस तरह हमें चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो हर स्कूल के बच्चे होते हैं, है ना। तो फिर सबके साथ कैसे चल सकते हैं, इससे अच्छा है एक तरफ से चलो। ठीक है, चलिए। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साउंड कैसे चलती है। तो साउंड जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई है वो मीडियम के थ्रू कान तक पहुंचती है। किसके थ्रू? मीडियम के थ्रू कान तक पहुंचती है। मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। गैस में बहुत टाइम लगेगा, लिक्विड में थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी साउंड, और सॉलिड में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी साउंड। ठीक है, तो मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो एयर में जो साउंड की स्पीड है आप देख सकते हैं, एयर में जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड से लेके 340 मीटर पर सेकेंड कुछ इतनी होती है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों पर, इसलिए एग्जैक्टली नहीं बोला जाता। 330 से लेके 340 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड है साउंड की स्पीड। ठीक है, लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड की 1000 के आसपास रहती है। लिक्विड में साउंड की स्पीड किसके आसपास रहती है? 1000 के आसपास रहती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1200 लेके 1500 तक, या कुछ भी लिख सकते हैं 1200 से लेके 1500 मीटर पर सेकेंड। ये लिक्विड में है, आप देख रहे हैं लिक्विड में तेज चल रही है, 1500 मीटर पर सेकेंड, ज़्यादा स्पीड है ये। और ये स्पीड देखिए 330 या 340 ही मीटर पर सेकेंड, ये कम है ना। और सॉलिड में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लगभग 5000 6000 मीटर पर सेकेंड के आसपास, तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो सॉलिड्स में साउंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज चलती है। ठीक है, बिल्कुल। आपको नोट्स में ये सब मिल जाएगा, आपको अभी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा कॉपी में, घबराइए मत। चलिए, अच्छी बात है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमको समझ आया, वाइब्रेशन के द्वारा। हर किसी में कुछ ना कुछ वाइब्रेट करता है। गिटार में स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, तबले में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, जो हमारा मंदिर का घंटा होता है उसमें मेटल की प्लेट लगी होती है, मेटल होता है पूरा पूरा, वो वाइब्रेट करता है। हमारे अंदर यहाँ पर जो लेरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है, उसके अंदर 2 कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स, वो वाइब्रेट करती हैं। जब लंग्स हवा फेंकता है तो वो वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कर देता है, तो उसके कारण आवाज़ निकलती है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। चलिए साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि साउंड जो है उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मीडियम की। अगर कोई मीडियम नहीं होगा, मीन्स ये एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट कर रहा है, और यहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, मीन्स न सॉलिड न लिक्विड न गैस, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि आप क्लास में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, आसपास हवा तो रहती है ना, आसपास एयर तो रहती है। मान लीजिए हमने आपके कमरे से हवा निकाल दी बाहर,
ठीक है। अब कोई एयर का पार्टिकल नहीं है इस क्लास में, कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो क्या वो उसकी साउंड कहीं सुनाई दे पाएगी? नहीं, क्योंकि भाई एयर के पार्टिकल्स होंगे तभी तो वो कोलिजन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और आवाज कान तक पहुंचेगी। लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे तभी तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे और आवाज को पहुंचाएंगे। सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे, यानी जो मीडियम है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मीडियम होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और आवाज़ को कान तक पहुंचाते हैं, है ना। अभी आपने देखा था कल तक के क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में यही चल रहा था कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के जो कोलिजन है वो फाइनली कान तक पहुंचता है, ईयर तक पहुंचता है। क्या हो कि कोई पार्टिकल ही ना हो तो ये तो अपने आप वाइब्रेट करता रहेगा, कुछ होगा इसका? कुछ नहीं होगा। क्या कान तक कुछ पहुंचेगा? जब कुछ होगा तो पहुंचेगा। जब बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, ना एयर के पार्टिकल है, ना लिक्विड के पार्टिकल है, ना सॉलिड के पार्टिकल है, तो एक दूसरे से टकराएगा कौन? समझ रहे हैं आप इस बात को? तो मीडियम का होना बहुत जरूरी है, तभी साउंड आगे बढ़ेगी, एक दूसरे से टकराएंगे पार्टिकल्स तभी साउंड कान तक पहुंचेगी। मीडियम का होना बहुत जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं चलेगी, ठीक है। इस बात को आप लिख भी सकते हैं। वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं होता है वहां हम क्या बोलते हैं कि ये वैक्यूम एरिया है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है नो मीडियम, कोई भी मीडियम का ना होना। यानी इस कमरे से इसको चारों तरफ से बंद कर दें, हवा बाहर से ना आ पाए, और किसी एक जगह से हम पूरी हवा को बाहर निकाल दें, पूरी हवा को बाहर निकाल दें, ठीक है। एयर ही है यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। उसके बाद हम जो भी बोलेंगे वो कोई भी बच्चे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते रहेंगे। बस वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे तो एयर तो है ही नहीं, तो कोलिजन आगे पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर वैक्यूम है तो वहां पर साउंड ट्रेवल नहीं करती है। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम, कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो साउंड कान तक पहुंचेगी कैसे? समस्या ये है, समझने वाली बात है ये। वैक्यूम का मतलब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है, न सॉलिड न लिक्विड न गैस, किसी प्रकार का कोई पार्टिकल नहीं है, तो साउंड कान तक पहुंचेगी कैसे? समझ रहे हैं ना आप? तो वैक्यूम में साउंड नहीं चल पाती, ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख लेनी चाहिए। इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमारी किताब में दी गई है कि आप एक अलार्म क्लॉक लीजिए। मान लीजिए आप, ये अलार्म क्लॉक है आपकी, ठीक है। ये क्लॉक जैसी भी क्लॉक होती है, ये अलार्म क्लॉक है, ठीक है। और इसको आप ऐसे ढक दीजिए। मान लीजिए कांच के बर्तन से हमने ढक दिया जिससे कि दिखती रहे, घड़ी दिखती रहे कि अंदर घड़ी है। बेवकूफ़ नहीं बनाना है किसी को कि अंदर कुछ ना हो, है कबूतर निकाल के दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं है, साइंस है, इसमें किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना। तो ऐसे हमने इस घड़ी को ढक दिया। जैसे ही ये अलार्म बजेगा, जैसे ही अलार्म बजेगा तो साउंड बाहर निकलेगा और यहाँ पर हमारे मान लीजिए कान है तो साउंड हमारे कान को सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहाँ अलार्म घड़ी रखी है, वो बजी, साउंड हमें सुनाई दिया। सिंपल सी बात है, चाहे आप उसे ढकें चाहे ना ढकें, कोई दिक्कत नहीं। आप ढक देंगे तो भी साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ एयर के पार्टिकल्स हैं, वो आपस में टकराएंगे, इस कांच की दीवार से टकराएंगे और कांच की दीवार को वाइब्रेट कर देंगे, और फाइनली कांच की दीवार जो होगी बाहर वाले पार्टिकल से टकराएगी और वो वाइब्रेशन कान तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप यही एक्टिविटी वैक्यूम में करें, यानी अलार्म क्लॉक को रखें और अंदर की हवा को कैसे भी बाहर निकाल दें, कैसे भी वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जब अंदर हवा ही नहीं होगी तो ये केवल वाइब्रेट करेगी घड़ी हमारी, और हमारे कान जो हैं उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, हमारे कानों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आप आंखों से देख सकते हैं कि घड़ी वाइब्रेट कर रही है, इसीलिए हमने कांच का ये लगाया, लेकिन आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। यहाँ इस वाले केस में आपको साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, ये कांच के पार्टिकल्स हैं, कांच की बनी है तो बाहर भी एयर है, तो बड़े आराम से साउंड आप तक सुनाई देगा।
लेकिन यहाँ साउंड आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ एयर के पार्टिकल नहीं है। बाहर जरूर है एयर के पार्टिकल, लेकिन यहीं नहीं है एयर के पार्टिकल। तो घड़ी अपने वाइब्रेट कर रही है, घड़ी उसके वाइब्रेशन जो है किसी पार्टिकल ही नहीं है आसपास, तो वो किससे टकराएगा? केवल वाइब्रेट कर रही है, उसका वाइब्रेशन आपको दिखाई तो देगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। वैक्यूम में साउंड नहीं चल पाती, सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं होता है जो साउंड को आगे तक ले जाए। समझ रहे ना आप? बिल्कुल। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती, इस बात को आप बहुत ध्यान से याद रखिए। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाती। इसका एक और एग्जांपल है अपना मून, चंद्रमा। ये भी कहानी है, चंदा मामा की कहानी है। बच्चों जैसे अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, अर्थ के आसपास एयर का एटमॉस्फेयर है, ये हवा भरी हुई है ना। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हम हैं, ये आप लोग हैं, ठीक है। ये हम लोगों के छोटे मोटे घर हैं, झोपड़ियाँ हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ के ऊपर तो आपको एयर दिखाई दे रही है। जैसे ही हमने कुछ बोला आपको सुनाई दिया। क्यों सुनाई दिया? क्योंकि हमने बोला, यहाँ पे एयर के पार्टिकल एक दूसरे से टकराए और आपके कान तक ले गए। आपका फाइनली आपका कान भी वाइब्रेट करने लगा। आपके कान के अंदर जो ड्रम होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देता, वो महसूस नहीं होता, लेकिन करता है। तो यहाँ तो एयर है, तो साउंड प्रोपेगेट कर सकती है, चल सकती है। लेकिन बच्चों मून के ऊपर एयर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, मून के आसपास, अगर ये मून है तो इसके आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नो एटमॉस्फेयर। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ये जो एयर है वो केवल अर्थ के पास है, नहीं और भी लोगों के पास है, सबके पास है। जितने भी प्लेनेट हैं सबके पास है, लेकिन मून प्लेनेट नहीं है, ठीक है। तो मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर आप, सवाल आएगा, अगर हम मून पे चले जाएं, दो दोस्त मून के पास चले गए, मान लो इनका नाम है पिल्लू और इनका नाम है कल्लू, ठीक है। ये दोनों लोग मून पे चले गए और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या एक दूसरे को इनकी आवाज़ सुनाई देगी? आंसर है नहीं। अर्थ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि बीच में एयर है, वो उसके थ्रू साउंड चल देती है। बीच में मीडियम है, वहाँ से साउंड प्रोपेगेट आराम से कर जाती है। यहाँ एयर ही नहीं है, तो ये जो भी बोलेंगे इनकी आवाज़ आगे जाएगी ही नहीं और दूसरे इंसान को सुनाई ही नहीं देगी। समझ रहे हैं ना? मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के चारों तरफ वैक्यूम है। मून के चारों तरफ क्या है? वैक्यूम। न सॉलिड, न लिक्विड, न गैस। हवा में किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है स्पेस में। तो मून पे अगर दो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उस तरह। तो फिर एस्ट्रोनॉट बात कैसे करते हैं, अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट एक दूसरे से बात करते हैं। नॉर्मली आप सोचें कि हमने ऐसे मुखौटा अपना हटाया, एस्ट्रोनॉट वाला जो भी होता है हेलमेट, और आराम से बात कर रहे हैं कि अरे देखो कितना अच्छा मून है, ये है, वो है। ऐसे कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। मैसेज सिग्नल्स के रूप में एक दूसरे से बात करते हैं, इस तरह बात नहीं हो पाती क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ऊपर अभी जो हमने दो बातें बताई, एक तो क्लॉक वाली बात और एक मून वाली बात, ये दोनों बात में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम में साउंड नहीं चल पाती। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए, चाहे सॉलिड मीडियम के पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। वैक्यूम में नहीं चल पाती साउंड। पार्टिकल ही नहीं है, ट्रांसफ़र कैसे करेगा कोई? एक दूसरे से टकराएंगे पार्टिकल, तब तो कान तक पहुँचेगी टक्कर। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। समझ रहे ना? बिल्कुल। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ वाइब्रेट करती है, जो कि आपको लिखाई जा चुकी है। फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, ठीक है। ह्यूमन में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है।
प्रोपगेशन ऑफ साउंड में आपको लिखना ज़्यादा नहीं है, ये 9th क्लास में आपको लिखाया जाएगा, बस समझना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको 9th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मेनली हमारे पास गैसियस मीडियम रहता है, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं गैस के थ्रू, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। कैसे होता है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो धक्का मारती है पीछे, धक्का मारती है जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी धक्का मारती है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं और फाइनली ईयर ड्रम जाके वाइब्रेट करने लगता है। वो सारी बात हमने जो आपको बताई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक टक्कर ले गए थे। वैक्यूम में जब कोई पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड कैसे कान तक पहुँचेगी, पहुँच ही नहीं पाएगी, इसलिए वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती। मून पर कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, साउंड ट्रैवल नहीं करती, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, चलिए अब यहाँ पर दो चीज़ें बताना ज़रूरी है, एक साउंड और एक लाइट, इसको कंपेयर करना ज़रूरी है बच्चों। हवा में, एयर में, मैं एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो साउंड जो है उसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं एयर में चलती है भाई, लिक्विड में भी चलती है, लिक्विड में थोड़ा तेज चलती है, 1000 के आसपास, 1500 के आसपास। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, 330 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 330 मीटर। 1 मीटर जानते हैं ना, इतना बड़ा होता है 1 मीटर। हम लोग दुकान पे जाते हैं कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, 1.5 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कितना होता है, इतना बड़ा होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो साउंड की अगर हम बात करें तो हवा में 330 मीटर चल लेती है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड जाते हैं ना, खिच, इतना 1 सेकेंड होता है। आप घड़ी से देख सकते हैं, ये जो जल्दी जो चलती है अपनी सुई, पतली वाली सुई, ये सेकेंड वाली सुई होती है। 1 सेकेंड में 330 मीटर, काफ़ी तेज है। इतना तेज हम लोग नहीं चल पाते हैं, हम लोग 1 सेकेंड में तो सोच पाते हैं कि चलना भी है बहुत धीरे चलते हैं हम लोग। तो साउंड हमसे तेज चलती है एयर में, लिक्विड में तो और तेज चलती है, सॉलिड में तो और तेज चलती है साउंड। 330 मीटर 1 सेकेंड में, हर सेकेंड में, इसलिए इसको बोलते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको लाइट से कंपेयर करें बच्चों, लाइट की स्पीड बहुत 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 ज़्यादा है। साउंड और लाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लोग जो मोशन करते हैं बहुत स्लो करते हैं, साउंड हमसे तेज चलती है। आप देखते हैं ना, हम बोलते हैं तुरंत कान तक पहुंचती है आवाज़, बहुत जल्दी पहुंचती है आवाज़। अगर लिक्विड हो तो और जल्दी चले, सॉलिड हो बीच में हमारे तो और जल्दी चले। लेकिन लाइट सबसे तेज चलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे तेज कौन चलता है, तो साइंटिफिकली लाइट सबसे तेज चलती है, ठीक है। अब वो तो फिर बच्चे कहते हैं कि मन बहुत तेज चलता है। देखो अभी हम यहाँ हैं, हम मेरा मन कर रहा है, हम कानपुर पहुँच गए, लंदन पहुँच गए, तो वो उसको छोड़ दो। साइंटिफिकली लाइट सबसे तेज चलती है, उससे तेज कोई नहीं चलता। और उसकी है कितनी स्पीड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर पर सेकेंड। कंपेयर कर सकते हैं आप, केवल 330 मीटर चल पाती है। हालांकि ये भी ज़्यादा है, अपने हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, साउंड तेज चलती है। लेकिन लाइट से तेज कोई नहीं चलता। 3 के बाद 8 0, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना मीटर पर सेकेंड। इसको ज़्यादा लिखते हैं ऐसे, 3 × 10 की पावर 8 ऐसे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। 3 पे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत तेज चलती है। लाइट से तेज कोई नहीं चलता। आप टॉर्च जलाइए, अगर आपके पास लेजर लाइट है, मेरे पास थी, शायद अब खो भी गई हो, बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने। आप जलाइए, तुरंत पहुंचती है ना। वो दूर पे दीवार है और यहाँ जलाएंगे और रोशनी वहाँ तुरंत पहुँचती है, बहुत तेज चलती है। टॉर्च से रोशनी बहुत तेज निकलती है। साउंड तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। लाइट सबसे तेज चलती है। 3 लाख
किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, सेकेंड में ही आप याद रखिए, 3 × 10⁸, 3 पे 8 जीरो मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज चलती है। ठीक है, और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर हम रेस लगाएं, मान लो ये हम हैं और यहाँ ये साउंड है, कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए जिससे साउंड प्रोड्यूस होगी, और यहाँ ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से साउंड निकलेगी, और ये हम हैं। हम तीनों लोग रेस लगाएं तो सबसे पीछे हम रह जाएंगे, हमारी स्पीड तो बहुत तेज़ दौड़ेंगे ना, तब होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, बहुत तेज़ दौड़ेंगे हम तब होगी। ठीक है, तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे, साउंड बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी, और लाइट तो सबसे तेज, सबसे आगे कौन निकल जाएगा? लाइट, बहुत तेज चलती है, इसलिए 1 सेकेंड में 3 पे 8 जीरो मीटर कवर कर लेंगी। और साउंड 1 सेकेंड में 330 या 340 मीटर कवर कर लेगी, और हम तो 1 सेकेंड में 1-2 कदम ही चल पाएंगे, बहुत ही मतलब ही नहीं है कुछ कंपेयर करने का हमारा, तो है ना। तो लाइट सबसे तेज चलती है, सबसे आगे निकल जाएगी, और हम सबसे पीछे रह जाएंगे। साउंड भी ठीक चलती है, लेकिन लाइट सबसे तेज। अगर हम टॉर्च जलाएं तो लाइट 1 सेकेंड में अर्थ का 4-5 बार पूरा का पूरा चक्कर लगा सकती है। आप इतना समझ लीजिए, 1 सेकेंड में पूरी अर्थ का 4-5 बार चक्कर लगा सकती है। अब अपने हिसाब से देख लीजिए कितना तेज चलती होगी। लाइट सबसे तेज चलती है ना। चलिए, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। आपने देखा भी होगा बारिश के दिनों में, मान लीजिए ये क्लाउड है, यहाँ पर कोई थंडर स्टॉर्म हुआ। थंडर स्टॉर्म का मतलब समझते हैं ना, थंडर, एक कोई बिजली कड़की। क्या कड़की? बिजली। अब बच्चों वहां पर क्लाउड, बारिश के मौसम में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, अभी आपको पढ़ाएंगे सम नेचुरल फिनोमिना में। यहाँ पर साउंड भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। चमक तो आप देखते ही हैं और उसकी आवाज़ भी आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़। जब भी बिजली कड़कती है तो साउंड तो आपने सुनी ही होगी और लाइट भी आपने देखी होगी। अब की बात जब बिजली कड़के, तब ये ध्यान से देखिएगा, जो लाइट है वो हमको पहले दिखाई दे जाती है और उसके 1 या 1.5 सेकेंड बाद हम तक साउंड पहुंचती है। ऐसा क्यों? लाइट क्यों पहले दिखाई दे जाती है, बिजली कड़की उसकी आवाज़ देर में क्यों सुनाई देती है? वो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हुई, साउंड भी लाइट भी। अब साउंड तो धीरे चलती है, साउंड तो पीछे रह गई, लाइट हम तक पहले पहुंच गई। लाइट सबसे तेज चलती है तो लाइट हम तक पहले आ गई, लाइट हम तक पहले आ गई, साउंड पीछे रह गई, इसलिए हमको दिखाई पहले दे जाती है। बिजली कड़की, तुरंत भाग जाते हैं अंदर, फिर उसके बाद धड़म की आवाज़ भी आती है ना, क्योंकि ये पीछे रह जाती है। फिर उसको धीरे 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 करके थोड़ा 1 या 2 सेकेंड बाद साउंड सुनाई देती है, लाइट हमको पहले दिखाई दे जाती है क्योंकि वो तुरंत आ जाती है नीचे। ओके, बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। लाइट और साउंड के बीच में कंपैरिजन अगर हम करना पड़े तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लाइट हमेशा तेज चलती है, सबसे तेज चलती है। ठीक है, ओके। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रकार का मीडियम हो सकता है तो साउंड चलेगी। वैक्यूम में साउंड नहीं चलती। अलार्म वाली एक्टिविटी करके दिखा दीजिए। मून पर अगर हम कम्युनिकेट करें आपस में तो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझ में आ गया है ना, वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होती है। धक्के लगते हैं एयर के पार्टिकल्स पर, ऐसे हवा के थ्रू प्रोपेगेट कर जाती है आवाज़, यहाँ से यहाँ कान तक पहुँच जाती है। हमने बनाया था ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है आवाज़। तो प्रोपेगेशन भी समझ में आया। सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स हों या लिक्विड के या कैसे भी, तो वो साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करा के ले जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और फाइनली कान तक पहुँच जाते हैं। कोलिजन का मतलब टक्कर, ट्रांसफर होती है ना, एक दूसरे से टकराते हैं।
तो प्रोपेगेशन भी समझ में आया, सबसे तेज किस में चलती है? सॉलिड में चलती है साउंड, फिर लिक्विड में, और सबसे धीरे गैस में। आपको याद भी होना चाहिए कि एयर में कितना चलती है, 330 से 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट वो तो सबसे तेज चलती है, उसका तो किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सबसे तेज चलती है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। 3 पे 80, 3 पे 80 मीटर पर सेकेंड। ओके अब तीसरी बात आती है वर्किंग ऑफ ईयर। हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया, प्रोपेगेशन देख लिया, अब आवाज जो है वो कान तक पहुंच गई, मीडियम के थ्रू आवाज कहां तक पहुंच गई? कान तक पहुंच गई। अब कान कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ ईयर, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा, साउंड का शुरुआती हिस्सा कंप्लीट होगा। नॉर्मली ऐसे इधर उधर का ऐसे नहीं कवर करना चाहिए। पहले प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, एक दूसरे से टकरा के पार्टिकल्स कहाँ तक पहुँच गए? कान तक पहुँच गए। अभी हमको वर्किंग ऑफ ईयर पढ़ाना है कि ये जो अपना कान बाहर से दिखता है, ये कान कैसे काम करता है ना। यहाँ तक तो आप जान ही चुके हैं कि ये ड्रम है, यहाँ पे एयर भरी होती है अंदर, तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो ड्रम से टकराते हैं और ड्रम क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। इतना आप जान चुके हैं, इसके आगे की कहानी आपको अभी हमें बतानी है। कान के बारे में पहले हमें आपको उसके पूरे पुर्जे बताने हैं कि कान में क्या क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बताना है। फिर उसकी वर्किंग बतानी है कि कान में जो साउंड है वो कहाँ तक जाती है और वो हमें कैसे सुनाई देती है। ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास प्रॉपरली वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, स्ट्रक्चर, डायग्राम एंड वर्किंग पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा, और फिर इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्टार्ट होगा। पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हमने साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का प्रोपेगेशन एंड ह्यूमन ईयर, ये 3 चीज़ें शुरुआती हिस्से में हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही। सभी लोग अच्छे से क्लास को देखें और समझें और नोट्स को अच्छे से बनाएं। ऐसा नहीं समझना है कि अभी तो क्लासेस ओपन नहीं की हैं तो ऐसे ही पढ़ेंगे, ना 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 ना, इस चीज़ को आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही आपको पढ़ना है। सब कुछ तो पढ़ा ही रहे है ना, इसलिए बहुत सीरियस हो जाए। हाँ, आपके डाउट हैं आप हमसे पूछिए, सामने आके पूछिए, फ़ोन पे आके पूछिए। खुल जाए क्लासेस 22 तारीख के बाद, 23 को खुलेगी, तो तब आके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछिए। ओके, ठीक है।